द डीप डाइव की इस नई गहन चर्चा में स्वागत है। आज का जो विषय है ना, वो सच में किसी के भी दुनिया को देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल सकता है। हाँ बिल्कुल, ये कोई आम विषय नहीं है जिस पर हम आज बात करने वाले हैं। एकदम सही। आज हम वादीम ज़ेलेंड की एक बेहद प्रसिद्ध और थोड़ी रहस्यमयी किताब है रियलिटी ट्रांससर्फिंग, उसके पहले अध्याय द रसल ऑफ द मॉर्निंग स्टार्स के एक यूट्यूब ट्रांसक्रिप्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं। और इस पूरी चर्चा का जो हमारा मुख्य लक्ष्य है वो ये समझना है कि कैसे कोई भी इंसान जीवन की लगातार आने वाली कठिनाइयों से लड़े बिना अपने लिए एक बिल्कुल अलग, सुखद और मनचाही हकीकत को उसे चुन सकता है। हाँ, जो सुनने में किसी जादू जैसा लग सकता है, लेकिन आज हम इसके पीछे के विज्ञान और दर्शन को समझेंगे। और इसकी शुरुआत एक ऐसे अनुभव से करते हैं जिससे शायद हर इंसान कभी ना कभी गुजरा होगा। मेरा मतलब है एक बेहद खराब सुबह। खराब सुबह तो सबके लिए एक बुरे सपने जैसी होती है ना? कल्पना करते हैं एक ऐसी सुबह की जहां नींद किसी पड़ोसी के कुत्ते के लगातार भौंकने से टूटती है, फिर बिस्तर से उठने पर चप्पलें अपनी जगह पर नहीं मिलती हैं। वो चिड़चिड़ाहट। हाँ, और फिर उस चिड़चिड़ाहट के साथ बाहर एक धुंध भरे, नम और बिल्कुल उदास कर देने वाले जंगल में सैर के लिए निकलना पड़ता है। क्या होगा अगर हम ये कहें कि जिंदगी की इन छोटी बड़ी मुश्किलों से लड़ना दरअसल समस्याओं को खत्म करने के बजाय उन्हें और बढ़ाना है? यही तो इस किताब का सबसे बड़ा। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। स्रोत सामग्री में लेखक ने अपनी एक ऐसी ही भयानक सुबह का बहुत ही जीवंत वर्णन किया है। वो बताते हैं कि कैसे खाली पेट सिगरेट पीने का मन ना होने के बावजूद वो एक मजबूरी बन गई है जो कभी उनके लिए आजादी का प्रतीक हुआ करती थी। एक तरह की आदत जो अब बोझ बन चुकी है। हाँ बिल्कुल। और फिर जंगल में चलते हुए अचानक एक बर्च के पेड़ की टहनी का झटके से उनके माथे पे लगना। लेखक गुस्से में उस टहनी को तोड़कर फेंकता है, लेकिन वो दूसरी टहनियों में फंसकर एक जैक इन द बॉक्स खिलौने की तरह ऊपर नीचे उछलने लगती है, जैसे वो खिलौना छिड़ा रहा हो। हाँ, ऐसा लग रहा था मानो वो टहनी और ये पूरी दुनिया उनकी बेबसी का मजाक उड़ा रही हो। आगे समुद्र तट पर पहुंचने पर भी कोई शांति नहीं मिलती। वहां भूखी खाली आंखों वाली सीगल मछलियां हैं जो दुनिया के रूखेपन को दर्शा रही हैं, और एक खाली बोतलें बीनता हुआ घुमक्कड़ व्यक्ति है जो उस चिड़चिड़ाहट को और बढ़ा देता है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी है। ये पूरा दृश्य जो स्रोत में बताया गया है वो बहुत ही गहरा और प्रतीकात्मक है। ये सिर्फ एक खराब सुबह की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसान की उस मानसिक अवस्था का प्रतीक है जब वो दुनिया से लड़ने की कोशिश करता है। लड़ने की कोशिश। हाँ, हम अक्सर ये मान लेते हैं कि जीवन एक संघर्ष है और हमें हर बाधा से टकराकर उसे पार करना है। लेकिन स्रोत एक बहुत ही दिलचस्प बात कहता है, जब कोई दुनिया से लड़ता है तो दुनिया भी पलटकर वार करती है, न्यूटन के नियम की तरह। बिल्कुल। लेखक को सुबह महसूस होता है कि जीवन रूले के खेल जैसा है। इंसान 1, 2 या 3 बार जीत सकता है और खुद को दुनिया का राजा समझने लगता है, लेकिन अंत में हमेशा हारता है। यहाँ एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया गया है, एक टर्की पक्षी का। अरे हाँ, वो टर्की वाला हिस्सा। एक ऐसा टर्की जिसे भूनने के लिए मोटा किया जा रहा हो। उसके चारों ओर खुशी का संगीत बज रहा है, उसे भरपेट खाना मिल रहा है और उसे लगता है कि वो बहुत सफल है, जबकि उसे अपनी असली नियति का कोई अंदाजा ही नहीं है। इंसान अक्सर खुद को ऐसे ही धोखे में रखता है और इसी उधेड़बुन में अपनी पूरी जिंदगी एक जेल की सजा की तरह काट देता है। हमेशा एक बेहतर कल का इंतजार करता रहता है जो शायद कभी नहीं आता। ये टर्की वाला उदाहरण सच में बहुत डरावना है, लेकिन हकीकत के बहुत करीब लगता है। और यहीं पर इस स्रोत में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, एक अजीब सा सपना। उस भयानक सुबह के बाद लेखक को एक सपना आता है जहां वो एक बेहद खूबसूरत प्राकृतिक रिजर्व में पहुंच जाता है, जहां सब कुछ एकदम शांत है। हाँ, वहां की सुंदरता इतनी अद्भुत है कि शब्दों में बताई नहीं जा सकती। लेकिन वहां उनकी मुलाकात एक बहुत ही गुस्से वाले बूढ़े गार्डियन या रक्षक से होती है। यह रक्षक इंसानों की हमेशा शिकायत करने की आदत और उनके द्वारा फैलाए गए कूड़े से सख्त परेशान है। वो गार्डियन असल में एक आईना है। बिल्कुल। सपने में जब लेखक उस जगह की सुंदरता की तारीफ करता है और कहता है कि हर कोई अमीर पैदा नहीं होता और हम अपना भाग्य नहीं चुन सकते, तो वो रक्षक उनकी बात तुरंत काट देता है।
और उस रक्षक का जवाब ही पूरी रियलिटी ट्रांसफरिंग की असली नींव रखता है। वो रक्षक कहता है कि हर किसी को अपनी नियति चुनने की पूरी आज़ादी है। समस्या ये है कि इंसान ये जानता ही नहीं है कि चुनने का असल मतलब क्या होता है। तो फिर असल मतलब है क्या? जब लेखक रक्षक से बहस करने की कोशिश करता है, तो वो रक्षक एक बहुत ही अजीब सी पहेली देता है। वो कहता है, हर किसी को अपनी मनचाही चीज चुनने की आज़ादी है, लेकिन इंसान वो आज़ादी कैसे हासिल करता है? जब तुम इसका सही जवाब खोज लोगे, तो तुम्हारे सेब आसमान की तरफ गिरेंगे। आसमान की तरफ गिरेंगे? हाँ, हाँ। आसमान की तरफ सेबों का गिरना। ये एक ऐसा विचार है जो भौतिक दुनिया के नियमों जैसे गुरुत्वाकर्षण के बिल्कुल उलट है। ये पहेली हमें इस बात पर विचार करने को मजबूर करती है कि शायद हम भाग्य और हकीकत को जिस तरह से समझते हैं वो बुनियादी तौर पर गलत है। ये पहेली वाकई बहुत उलझाने वाली है। सेब आसमान की तरफ कैसे गिर सकते हैं? लेकिन मुझे लगता है कि इस पहेली के जवाब तक पहुंचने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि हम भाग्य के बारे में गलत क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल, दो पुरानी विचारधाराएं। हाँ, स्रोत में भाग्य को लेकर दो बहुत ही लोकप्रिय विचारधाराओं की चर्चा की गई है, जिन्हें समाज ने सच मान लिया है। पहली विचारधारा है नियतिवाद या भाग्यवाद। इसके अनुसार जो होना है वो पहले से लिखा जा चुका है। जो जीवन मिला है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। कुछ लोग इसे कर्मों का फल मान लेते हैं। और फिर वो नकली खुशी का दिखावा करने लगते हैं। एकदम सही। इस विचारधारा में अक्सर ये सलाह दी जाती है कि अगर खुश रहना है तो बस खुश रहो, सब कुछ माफ कर दो और दुनिया से प्यार करो। लेकिन स्रोत इसे एक तरह की नकली खुशी का दिखावा कहता है। इसका एक बड़ा ही मजेदार उदाहरण दिया गया है, जैसे ट्यूब से टूथपेस्ट की आखिरी बूंद निचोड़ना। इंसान बस खुद को खुश होने का दिलासा दे रहा होता है। और दूसरी विचारधारा? दूसरी विचारधारा इसके बिल्कुल उलट है। ये कहती है कि जीवन एक जंग का मैदान है, अपना भाग्य खुद बनाना पड़ता है और सफलता पाने के लिए दुनिया से लड़ना होगा। और अगर सफलता ना मिले तो इसका मतलब है कि इंसान के अंदर ही कोई कमी है और फिर उसे खुद को बदलने के लिए खुद से ही लड़ना पड़ता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि ये दोनों ही तरीके लंबे समय में बिल्कुल काम नहीं करते। काम नहीं करते? नहीं। अगर हम पहले तरीके की बात करें यानी भाग्यवाद की, तो ये इंसान को एक बेबस कठपुतली बना देता है। वो एक ऐसी छोटी नाव की तरह हो जाता है जो बस समुद्र की लहरों के थपेड़े खा रही है और उसका अपना कोई नियंत्रण नहीं है। वो बस बहाव के साथ बह रहा है। बिल्कुल। और दूसरा तरीका यानी लड़ने वाला तरीका इंसान को पूरी तरह से थका देता है। लाखों लोग दिन रात संघर्ष करते हैं, लेकिन असली सफलता कुछ ही लोगों को मिलती है। खुद की कमियों से लड़ना और जीवन भर एक बोझ ढोना, ये कोई ऐसा नजरिया नहीं है जो किसी के भी दिल को खुशी से भर दे। तो अगर सब कुछ किस्मत पे छोड़ देना भी गलत है और हर चीज के लिए लड़ना भी गलत है, तो फिर बचा क्या? यहीं से असल खेल शुरू होता है। यहीं पर रियलिटी ट्रांसफरिंग का तीसरा और बिल्कुल नया विकल्प सामने आता है। स्रोत में सच्चाई के अलग अलग पहलुओं के बारे में काफी गहरी चर्चा की गई है। ये समझने के लिए कि हकीकत कैसे काम करती है, हमें विज्ञान और दर्शन के नजरिए को देखना होगा। जैसे आदर्शवाद और भौतिकवाद की बहस। हाँ, जैसे आदर्शवाद कहता है कि दुनिया मन द्वारा पैदा किया गया एक भ्रम है, जबकि भौतिकवाद कहता है कि जो चीजें हम छू सकते हैं बस वही सच है और हमारी सोच कोई मायने नहीं रखती। मजेदार बात यह है कि स्रोत के अनुसार दोनों ही अपने अपनी जगह सही हैं। वो हाथी वाली कहानी की तरह? बिल्कुल। इसे 3 अंधे आदमियों और हाथी की कहानी से बहुत अच्छे से समझाया गया है। एक को सूंड मिलती है, एक को पैर और एक को कान, और वे तीनों उसी के आधार पर हाथी का वर्णन करते हैं। कोई भी गलत नहीं है, लेकिन किसी के पास भी पूरी तस्वीर नहीं है। और इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए स्रोत क्वांटम भौतिकी का सहारा लेता है। नील्स बोर के परमाणु मॉडल का उदाहरण दिया गया है, जहां सूक्ष्म स्तर पर ऊर्जा कभी एक कण के रूप में व्यवहार करती है और कभी एक तरंग के रूप में। एक मिनट, यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगी, क्योंकि क्वांटम भौतिकी का नाम सुनते ही अक्सर लोग घबरा जाते हैं। क्या हम इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझ सकते हैं? ये कण और तरंग वाला विचार यहाँ कैसे जुड़ता है? हाँ, इसे बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। जब वैज्ञानिक किसी सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन को देखते हैं या मापते हैं, तो वह एक ठोस कण की तरह व्यवहार करता है, एक निश्चित जगह पर मौजूद होता है, एक भौतिक चीज की तरह। हाँ, लेकिन जब उसे कोई नहीं देख रहा होता तो वह एक तरंग या ऊर्जा की लहर की तरह व्यवहार करता है, जिसका मतलब है कि वो एक ही समय में कई जगहों पर हो सकता है।
सीधे शब्दों में कहें तो वास्तविकता इस बात पर निर्भर करती है कि उसे देखा कैसे जा रहा है। वह अपना रूप बदलती रहती है। वाओ, ये तो बहुत गहरा है। और यही बदलाव दुनिया का सबसे बुनियादी गुण है। इसी गुण को आधार बनाकर स्रोत एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार पेश करता है, ऑल्टरनेटिव स्पेस या विकल्पों का अनंत ब्रह्मांड। ये ऑल्टरनेटिव स्पेस वाला हिस्सा पढ़कर मेरा दिमाग सच में चकरा गया था। यह है ही इतना गहरा। हम्म, इसे एक अनंत सूचना क्षेत्र या इंफॉर्मेशन फील्ड के रूप में समझें। कल्पना करें कि एक बहुत बड़ा अनंत ग्राफ है जिस पर अनगिनत बिंदु या कोऑर्डिनेट हैं। जैसे किसी मैप पर होते हैं। बिल्कुल। हमारी भौतिक दुनिया का हर रूप, हर संभावना इस ऑल्टरनेटिव स्पेस में एक निर्देशांक की तरह दर्ज है। जो कुछ भी भूतकाल में हुआ है, जो वर्तमान में हो रहा है और जो कुछ भी भविष्य में कभी भी हो सकता है, वो सब वहां एक टेम्पलेट के रूप में पहले से मौजूद है। लेकिन अगर सब कुछ पहले से ही मौजूद है तो क्या हम वापस उसी भाग्यवाद पर नहीं आ गए? अगर हर घटना पहले से तय है तो फिर इंसान की अपनी आजादी या फ्री विल कहाँ गई? हम तो फिर से कठपुतली बन गए ना। ये बहुत ही वाजिब सवाल है और यहीं पर लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं। सब कुछ पहले से मौजूद है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वो ही जीना है जो लिखा हुआ है। तो फिर क्या करना है? इसे एक विशाल पुस्तकालय की तरह समझें। पुस्तकालय में लाखों किताबें पहले से लिखी हुई रखी हैं, लेकिन कौन सी किताब पढ़नी है, यह आज़ादी पूरी तरह से हमारी होती है। किताबें पहले से मौजूद हैं, लेकिन हमारा अनुभव इस बात पर निर्भर करेगा कि हम कौन सी किताब उठाते हैं। हाँ, अब समझ आया। और इसी के साथ समय का पूरा सिद्धांत भी बदल जाता है। हम आमतौर पर सोचते हैं कि समय गुजर रहा है, चीजें आ रही हैं और जा रही हैं, लेकिन स्रोत कहता है कि समय असल में स्थिर है। समय स्थिर है? ये कैसे संभव है? इसे एक पुरानी फिल्म की रील की तरह समझें। जब एक फिल्म की रील को पूरा खोलकर जमीन पर बिछा दिया जाए तो शुरुआत से लेकर अंत तक के सारे दृश्य एक ही समय में एक साथ मौजूद होते हैं। रील का पहला सीन और आखिरी सीन दोनों एक साथ वहां हैं। लेकिन फिल्म तो चलती हुई दिखती है। वो इसलिए क्योंकि समय का एहसास हमें केवल तब होता है जब हम उन दृश्यों को प्रोजेक्टर के जरिए एक एक करके क्रम में देखते हैं। इसी तरह किसी भी इंसान के जीवन के सभी संभावित परिदृश्य इस ऑल्टरनेटिव स्पेस में एक साथ मौजूद हैं। जो भविष्य में होने वाला है वो भी इस पल में कहीं ना कहीं मौजूद है, बस हमारी चेतना भी वहां तक नहीं पहुंची है। यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर सब कुछ उस अनंत ग्राफ पर या उस फिल्म की रील में पहले से मौजूद है, तो सवाल ये उठता है कि हमारी सोच या हमारी चेतना इस भौतिक वास्तविकता का निर्माण कैसे करती है? उस फिल्म की रील को प्रोजेक्टर पर चलाता कौन है? स्रोत में इसे समझाने के लिए कुछ बहुत ही शानदार रूपक दिए गए हैं। मुझे पानी की पाइप वाला रूपक बहुत अनोखा लगा। हाँ, वो रूपक इस पूरी जटिल प्रक्रिया को बहुत ही सरलता से समझाता है। मान लीजिए कि एक बहुत लंबा पानी का पाइप है। उस पाइप के अंदर का पानी बिल्कुल स्थिर है। वो पानी ऑल्टरनेटिव स्पेस का प्रतीक है, जहां सब कुछ अपनी जगह पर मौजूद है। ठीक है, पानी स्थिर है। अब कल्पना करें कि उस पाइप के ऊपर से एक कूलिंग रिंग या जमा देने वाला ठंडा छल्ला गुजर रहा है। जैसे ही वो छल्ला पानी के किसी हिस्से के ऊपर पहुंचता है, उस जगह का पानी तुरंत जम जाता है और बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाता है। तो वो बर्फ क्या है? ये जो बर्फ का क्रिस्टल है, यही हमारी भौतिक वास्तविकता है, जिसे हम छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। और ये जो ठंडा छल्ला है, ये हमारी चेतना या हमारी विचार ऊर्जा है। अच्छा, तो जैसे जैसे वो छल्ला आगे बढ़ता है, पीछे की बर्फ पिघलकर वापस पानी बन जाती है और आगे का नया पानी जमने लगता है। बिल्कुल सही। यहाँ ध्यान देने वाली सबसे अहम बात यह है कि बर्फ का टुकड़ा खुद आगे नहीं बढ़ रहा है, पानी भी कहीं बहकर नहीं जा रहा है। केवल वो छल्ला यानी जमने की क्षमता या ऊर्जा आगे बढ़ रही है। जैसे समुद्र की लहर। हाँ, जब समुद्र में लहर उठती है तो पानी का एक बड़ा हिस्सा अपनी जगह से उठकर किनारे तक नहीं जाता, बल्कि वो ऊर्जा होती है जो पानी के माध्यम से आगे बढ़ती है। पानी वहीं रहता है, बस वो ऊर्जा के गुजरने पर लहर का रूप ले लेता है। इसको समझने के लिए अंधेरे जंगल और टॉर्च वाला उदाहरण भी बहुत सटीक बैठता है। अगर हम कल्पना करें कि पूरा का पूरा जंगल वो विशाल ऑल्टरनेटिव स्पेस है जिसमें हर तरह के पेड़ पौधे, रास्ते और जानवर मौजूद हैं, जहां सब कुछ अंधेरे में है। हाँ, अब एक इंसान उस घने अंधेरे जंगल में हाथ में टॉर्च लिए खड़ा है। वो टॉर्च उसकी चेतना या उसकी सोच की ऊर्जा है। जंगल का जो भी हिस्सा उस टॉर्च की रोशनी से जगमगाता है, केवल वही हिस्सा उस इंसान के लिए हकीकत बन जाता है।
बाकी का पूरा जंगल वहां मौजूद है, बिल्कुल सच है, लेकिन वो अंधकार में है, बस एक संभावना के रूप में इंतजार कर रहा है। अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि हमारी चेतना और हमारी विचार ऊर्जा ही हमारी हकीकत को आकार देने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। और आज का विज्ञान भी तो यही कह रहा है। बिल्कुल। आधुनिक विज्ञान भी अब धीरे धीरे ये मानने लगा है कि विचार केवल हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि वे भौतिक रूप से असर डालते हैं। स्रोत यहां तक कहता है कि जब कोई कॉफी का एक घूंट पीता है तो सूक्ष्म स्तर पर वह अनगिनत ब्रह्मांडों को निगल रहा होता है। ये थोड़ा अजीब लग सकता है सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह ऊर्जा और पदार्थ के गहरे संबंध को दर्शाता है। तो अब सवाल यह है कि इस विशाल अनंतता में हमारी विचार तरंगें आखिर काम कैसे करती हैं? स्रोत के अनुसार हमारी विचार ऊर्जा बिल्कुल एक रेडियो ट्रांसमीटर की तरह काम करती है। रेडियो की तरह कैसे? हम जिस तरह के विचार लगातार अपने मन में रखते हैं, हमारी ऊर्जा उसी फ्रीक्वेंसी या रेडियो स्टेशन पर सेट हो जाती है और फिर हम उसी विशिष्ट लाइफलाइन या जीवन रेखा से जुड़ जाते हैं जो उस फ्रीक्वेंसी से मेल खाती है। ये लाइफलाइन वाला कंसेप्ट रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम का है। स्रोत में से समझाने के लिए एक ही शहर में मौजूद दो लोगों, एक पर्यटक और एक बेघर इंसान का बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दिया गया है। वो उदाहरण बहुत कमाल का है। सोचिए कि एक पर्यटक किसी अनजान लेकिन खूबसूरत शहर में घूम रहा है। उसकी टॉर्च की रोशनी या उसकी विचार ऊर्जा इस बात पर केंद्रित है कि उसे नई चीजें देखनी है। इसलिए उसे ऐतिहासिक इमारतें, फव्वारे, सुंदर पार्क्स और मुस्कुराते हुए लोग दिखाई देते हैं। वो एक सकारात्मक लाइफलाइन पर है। उसी शहर में बिल्कुल उसी भौतिक स्थान पर एक बेघर व्यक्ति भी मौजूद है, लेकिन उसे वो फव्वारे या मुस्कुराते चेहरे बिल्कुल नहीं दिख रहे। उसकी टॉर्च की रोशनी कहीं और है। उसे बस कूड़ेदान में पड़ी एक खाली बोतल, एक गंदी दीवार और उसे शक की नजरों से देखने वाला एक पुलिस वाला दिखाई देता है। वे दोनों एक ही जगह पर है, एक ही दुनिया में है, लेकिन उनकी लाइफलाइंस पूरी तरह से अलग है। उनकी हकीकत एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। यही कारण है कि नकारात्मकता का जाल इतना खतरनाक होता है। जब इंसान जीवन की बाधाओं से लड़ने लगता है या अपनी समस्याओं के बारे में ही लगातार सोचता रहता है, जैसे उस भयानक सुबह में लेखक कर रहा था, तो वो अनजाने में अपनी विचार ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी को उन्हीं समस्याओं पर सेट कर लेता है और फिर उसे और भी ज्यादा समस्याएं मिलने लगती हैं। नतीजा ये होता है कि उसकी रेडियो उसी स्टेशन को पकड़ती है जहां और भी ज्यादा समस्याएं और भी ज्यादा बाधाएं होती हैं। इंसान जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत करता है या जिस चीज से वो लड़ने की सबसे ज्यादा कोशिश करता है, वो असल में अपनी ऊर्जा उसी चीज को दे रहा होता है और वही उसकी हकीकत बन जाती है। और अंततः वही चीज उसकी पक्की हकीकत बन जाती है। ये एक फिसलन भरे ढलान की तरह है जहां इंसान बस नीचे ही गिरता चला जाता है। दुनिया से लड़ना उस टॉर्च की रोशनी को हमेशा कांटों और गड्ढों पर ही टिकाए रखना है। तो इन सब का क्या मतलब है? हम फिर से उस रक्षक की पहेली पर वापस आते हैं। जब तुम ये जान लोगे कि आज़ादी कैसे हासिल करनी है, तो तुम्हारे सेब आसमान की तरफ गिरेंगे। अगर हर चीज से लड़ना गलत है, तो हमें आखिर करना क्या चाहिए? सेबों को आसमान की तरफ गिराने का असली रहस्य क्या है? रक्षक की इस पहेली का जवाब इच्छा और चुनाव के बीच के गहरे अंतर में छिपा है। हम सभी जीवन में बहुत कुछ चाहते हैं, सफलता, पैसा, अच्छी सेहत, खुशी। लेकिन केवल इच्छा करने से या सपने देखने से कुछ नहीं होता। इच्छाएं केवल परियों की कहानियों में पूरी होती हैं। सिर्फ कुछ चाहने से वो ऑल्टरनेट स्पेस की संभावना भौतिक वास्तविकता में नहीं बदल जाती। अपनी वर्तमान लाइफलाइन को बदलने के लिए दुनिया से लड़ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। स्रोत में इसे एक आर्ट गैलरी के बेहतरीन उदाहरण से समझाया गया है। हाँ, वो आर्ट गैलरी वाला उदाहरण मुझे बहुत पसंद आया। कल्पना करते हैं कि कोई इंसान एक बहुत बड़ी आर्ट गैलरी में खड़ा है और उसके सामने एक ऐसी पेंटिंग लगी है जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। वो उसे बदल नहीं सकता। बिल्कुल। अब चूंकि वो उस गैलरी का मालिक नहीं है, वो उस पेंटिंग को वहां से हटा नहीं सकता, वो उसे फाड़ नहीं सकता या उस पर अपने रंग नहीं पोत सकता। अगर वो ऐसा करने की कोशिश करेगा तो गैलरी के गार्ड उसे बाहर निकाल देंगे। मतलब अगर वो लड़ने की कोशिश करेगा तो उसे नुकसान ही होगा। बिल्कुल सही। उस इंसान के पास एक बहुत ही आसान और शांतिपूर्ण विकल्प है। उसे बस मुड़ना है और चलकर दूसरे कमरे में चले जाना है जहां उसकी पसंद की पेंटिंग लगी हो। यही है असल में चुनाव करना। तो हमें लड़ना नहीं है, बस रास्ता बदलना है। अपनी विचार ऊर्जा की दिशा को बदलना और एक नई बेहतर लाइफलाइन को चुनना। बिना पुरानी स्थिति से लड़े। उस खराब सुबह वाली स्थिति को बदलने के लिए उसे उस टहनी से या उन सीगल मछलियों से लड़ने की जरूरत नहीं थी।
उसे बस अपनी मानसिक फ्रीक्वेंसी बदलनी थी। और वो सेबों वाला हिस्सा। और जब रक्षक कहता है कि सेब आसमान की तरफ गिरेंगे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम बदल जाएगा। उसका मतलब ये है कि जब इंसान लड़ना छोड़कर सिर्फ चुनना सीख जाता है, तो वो एक ऐसे ऑल्टरनेटिव स्पेस के कमरे में कदम रख देता है जहां नियम अलग हैं, जहां जो चीजें पहले असंभव लगती थी वे स्वाभाविक रूप से होने लगती हैं। यही है सेबों का आसमान की तरफ गिरना, पुरानी हकीकत के नियमों से आजाद हो जाना। ये तो सच में पूरे नजरिए को ही पलट देने वाली बात है। मतलब दुनिया में पहले से ही अनंत विकल्प मौजूद हैं। खुशी पाने के लिए या अपनी मनचाही जिंदगी जीने के लिए हमें दुनिया से या खुद से लड़ने की या बेवजह संघर्ष करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। हमें बस अपनी विचार ऊर्जा रूपी टॉर्च की दिशा बदलनी है और सही वास्तविकता को चुनना है। हम सब आखिरकार वही हासिल करते हैं जो हम चुनते हैं, ना कि वो जिसके लिए हम लड़ते हैं। ये सिर्फ एक सैद्धांतिक दर्शन नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक पूरी तरह से नया और व्यवहारिक तरीका है, जिसे स्रोत ट्रांसॉफिंग कहता है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। इस पूरी चर्चा में हमने देखा कि ऑल्टरनेटिव स्पेस क्या है, समय कैसे एक फिल्म की रील की तरह स्थिर है, और कैसे हमारी विचार रूपी टॉर्च केवल उसी हिस्से को रोशन करती है जहां हमारा ध्यान होता है। हाँ, ये सब हमने समझा। अब इस आधार पर एक विचार मन में आता है जो काफी उत्तेजक है। अच्छा। अगर समय सचमुच एक फिल्म की रील की तरह पूरी तरह से स्थिर है और हमारी टॉर्च अंधेरे जंगल में केवल उसी हिस्से को रोशन कर रही है जिसे हम अभी अनुभव कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि ठीक इसी पल इस ब्रह्मांड के किसी अनंत अंधेरे कोने में हमारे जीवन का सबसे बेहतरीन, सबसे सफल और सबसे खुशहाल वर्जन पहले से ही मौजूद है? बाप रे। और उसी के साथ हमारे जीवन का सबसे भयानक और दुखी वर्जन भी मौजूद है। दोनों वर्जन पूरी तरह से शांति में एक साथ मौजूद हैं, जो बस इस इंतजार में हैं कि कब हमारी चेतना की रोशनी, हमारी विचार ऊर्जा की टॉर्च उन पर पड़े और वे हकीकत बन जाए। यह एक ऐसा विचार है जो सच में किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। क्या जाने अनजाने में हम अपनी टॉर्च की रोशनी किसी गलत या डरावनी जगह पर तो नहीं डाल रहे हैं? क्या हम उस पेंटिंग को घूर रहे हैं जिसे हम नफरत करते हैं, बजाय इसके कि हम दूसरे कमरे में चले जाएं? यही सोचने वाली बात है। इसी गहरे सवाल के साथ हमारी आज की ये गहन चर्चा यहीं संपन्न होती है। ये चर्चा जीवन को देखने के नजरिए में एक नया बदलाव ला सकती है और यह समझने में मदद कर सकती है कि हकीकत का चुनाव हमेशा हमारे ही हाथों में होता है। बस हमें लड़ना छोड़कर सही दिशा में देखना शुरू करना है। ऐसे ही और भी दिलचस्प और गहरे विचारों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहें।